देख पा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिशनल लॉजिक पर डिस्कशन किया था। सिंबॉलिक लॉजिक को मॉडर्न लॉजिक में सिंबॉलिक लॉजिक की भी बात होती है। ओके, सिंबॉलिक लॉजिक का अपना एक पर्पस है। इसमें जो भी आर्गुमेंट्स जिस पर सिंबॉलिक लॉजिक में डिस्कशन होता है, सिंबॉलिक लॉजिक इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स के लिए हम वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं और जो लॉजिकल रिलेशन होते हैं टर्म्स के बीच में, उसके लिए हम लोग कुछ नोटेशंस का प्रयोग करते हैं। और वो इसलिए किया जाता है, जैसा कि आप पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में देख पा रहे होंगे, because the appraisal of arguments is made difficult by the peculiarities of the natural language. नेचुरल लैंग्वेज में जब भी कोई आर्गुमेंट पुटअप किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वेग होती है। कई बार किसी भी टर्म के मीनिंग को लेकर के कई प्रश्न उठ जाता है। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज की जो वेगनेस है कई सारे टर्म्स को लेकर, उसको एवॉइड करने के लिए, क्योंकि लॉजिशियंस का उद्देश्य नहीं होता कि किसी भी टर्म का जो भी यूज किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर आर्गुमेंट में, उसका किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या मीनिंग है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए लॉजिशियंस ने मॉडर्न पीरियड में वेरिएबल्स का प्रयोग किया। Instead of statements, they use variables to avoid all this. तो ये जो cumbersome exercise होती है किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में, बहुत सारे नेचुरल लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें आर्गुमेंट्स में वेगनेस ना हो और आर्गुमेंट्स प्रॉपर को बाकायदे उसकी वैलिडिटी या इनवैलिडिटी को टेस्ट करने के टूल्स डेवलप किए जा सके। इसके लिए हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। In some respects, it helps logicians to accomplish intellectual tasks without having to think as much. Thus, symbolic logic is not tied to syllogism, but can do directly to assessing the intellectual structure of propositions and arguments. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट की बात होगी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजिशंस की बात होगी। जब स्ट्रक्चर हम बोलते हैं तो लॉजिकल स्ट्रक्चर में लॉजिशियंस का ज्यादा इंटरेस्ट होगा, रादर किसी लिंग्विस्टिक जार्गन में इंटेंगल होने की बात ना हो, इसके लिए सिंबल्स का प्रयोग होता है। और आप जानते होंगे कि मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है स्टेटमेंट्स का, यहाँ पर स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशंस का, यहाँ स्टेटमेंट्स यूज करना ज्यादा बेहतर होगा कि दो प्रकार के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ओके, सिंपल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिसमें एक सिंगल वेरिएबल का प्रयोग हो, और कंपाउंड स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिसमें मोर देन वन वेरिएबल्स का प्रयोग होता है। और जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो सकते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसमें एक प्रकार का स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है वो होता है कंजंक्टिव स्टेटमेंट, जहां पर दो वेरिएबल्स एंड टर्म से जुड़े हुए हों, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम एंड टर्म का प्रयोग करते हैं तो उस स्टेटमेंट को कंजंक्टिव स्टेटमेंट कहते हैं। या किसी गिवन वेरिएबल का जो निगेशन होता है वो भी एक प्रकार का कंपाउंड स्टेटमेंट है, जो जिसमें उसके लिए कुछ नोटेशंस का प्रयोग किया जाता है। और आप जानते होंगे, लेकिन इसको हम एक सिस्टमेटिक मैनर में इसको आज हम आपके सामने इसको प्रेजेंट करना चाहेंगे। उसी प्रकार से डिसजंक्टिव स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था ट्रेडिशनल लॉजिक में डिसजंक्टिव प्रपोजिशंस का,
कि ईदर आर प्रोपोजिशंस डिसजंक्टिव होते हैं जब दो वेरिएबल्स के बीच में और ओ आर, हिंदी में या तो या का प्रयोग हो, या तो ये या ये, तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी कंपाउंड स्टेटमेंट्स के कैटेगरी में आएंगे, तो उसको डिसजंक्टिव स्टेटमेंट कहेंगे। उसी तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हो सकते हैं जो इफ देन के फॉर्म के स्टेटमेंट हो, जिसको हाइपोथेटिकल या कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर अगेन कंपाउंड स्टेटमेंट्स। उसी प्रकार से आप देखोगे कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो इफ एंड ओनली इफ टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, जिसके लिए एक सिंबल का प्रयोग होता है जो आगे चल के हम लोग देखेंगे। उसको इक्विवेलेंस का सिंबल उसके लिए प्रयोग होता है, जिसमें 3 बार पैरेलल बार का इस्तेमाल करके हम जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, वो भी एक प्रकार के कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं, उसका हम 3 बार पैरेलल बार्स, बार का साइन लगा के इक्विवेलेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं सिंबॉलिक लॉजिक में। मॉडर्न थर्ड स्टेट लाइन आप देख पा रहे होंगे, मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट दीज रिलेशनशिप्स मोर प्रिसाइसली। यहाँ पर जैसे एंड के लिए वेरिएबल्स आप जानते होंगे कि जो सिंपल स्टेटमेंट्स है उसके लिए कोई भी वेरिएबल का प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी अल्फाबेट्स का। इंग्लिश का अल्फाबेट हो सकता है या किसी भी लैंग्वेज का अल्फाबेट हो सकता है, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, और हिंदी में इसको वाक्य चर कहा जाता है। चर का प्रयोग होता है जिसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे राम इज सन ऑफ दशरथ, अगर ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसके लिए जैसे हम कोई वेरिएबल यूज कर सकते हैं इंग्लिश का, जैसे पी, स्मॉल पी का प्रयोग करके हम इसको सिंबलाइज कर सकते हैं। अगर इन्हीं पी क्यू आर एस ना, ए बी सी डी अ ब स द, ये वेरिएबल्स इस्तेमाल हो सकते हैं किसी भी सिंपल स्टेटमेंट के लिए। और जब वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो, पर्टिकुलरली वो एक कंजंक्टिव स्टेटमेंट हो, जहां पर एंड टर्म का प्रयोग करना हो दो वेरिएबल्स के बीच में, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड कंजंक्टिव स्टेटमेंट है जिसमें 2 वेरिएबल हैं P और Q, तो P एंड Q ये एक कंजंक्टिव स्टेटमेंट हो सकता है। यहाँ पर एंड के लिए एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है लॉजिशियंस द्वारा सिंबॉलिक लॉजिक में, जिसको डॉट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए P एंड Q, अगर इसको हमें सिंबलाइज करना हो, या कोई भी किसी भी लैंग्वेज का कोई स्टेटमेंट हो जिसमें एंड से जो जुड़ा हुआ हो, जैसे राम इज सन ऑफ दशरथ एंड लक्ष्मण इज सन ऑफ दशरथ, अगर ये 2 स्टेटमेंट्स हो और उसके बीच में एंड हो, तो ये कंजंक्टिव स्टेटमेंट हुआ। तो इसके लिए जो प्रयोग हो रहा है, जो नोटेशन का जिसका प्रयोग हो जाता है एंड, तो अगर इसको मान लीजिए हमें सिंबलाइज करना हो, लेट राम इज सन ऑफ दशरथ बी P and Lakshman is son of Dashrath, let it be Q। तो P and Q, यहाँ and के लिए भी जो नोटेशन है, उसके लिए जो कंजंक्टिव है, उसके लिए डॉट का प्रयोग हम करके सिंबलाइज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे P डॉट Q इज अ कंजंक्टिव स्टेटमेंट, जिसमें जो कंजंक्ट है उसके लिए डॉट का प्रयोग सिंबॉलिक लॉजिक में करके उसको हम सिंबलाइज करते हैं किसी भी कंजंक्टिव स्टेटमेंट को। किसी भी कंजंक्टिव स्टेटमेंट में मोर देन 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और जब वो मोर देन 2 वेरिएबल्स हो, तो उसकी क्लैरिटी के लिए कि इसमें इसका जो मेन जो नोटेशन है वो क्या है, किस प्रकार का स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हमको कई बार कुछ पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने होते हैं। जैसे किसी ग्रामर में हम पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई लेंदी स्टेटमेंट हो, कोई एक पैराग्राफ हो, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे
पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कामा है, फुल स्टॉप है, सिंगल इन्वर्टेड कामा हो, डबल इन्वर्टेड कामा हो, हाइफन हो, ओके। आप देखोगे डबल डॉट हो, डॉट का प्रयोग हो, बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स, वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पर पंक्चुएशन के लिए, पंक्चुएशन क्या करता है कि बिल्कुल स्पष्ट ये संकेत करता है कि किसी भी वाक्य का जो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका अर्थ क्या है। तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए कम होता है उस स्टेटमेंट के लिए आपने सुना कि डॉट का प्रयोग होता है, यू नो ऑल दैट। उसी तरह से किसी भी सिंपल स्टेटमेंट का या कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर निगेशन करना हो, तो निगेशन के लिए आप जानते हैं टिल्डे का प्रयोग होता है, जिसको टिल्डा कहते हैं। कई बार बार का भी प्रयोग होता है, बहुत सारे लॉजिकल टूल्स में या तो टिल्डा या तो बार का प्रयोग होता है। सो अगर मान लीजिए पी कोई स्टेटमेंट हो, सिंपल स्टेटमेंट, अगर उसका निगेशन करना हो, नॉट पी, तो टिल्डा पी लिख देते हैं, तो वो उसका सिंबलाइजेशन उस प्रकार का हो जाता है, नॉट पी इज द negation of p, okay. Similarly, if there is a compound statement p dot q, then अगर मान लीजिए इसका negation करना हो, it is not the case that p dot q, तो आप लगाओगे इसको, सिंबलाइज करोगे निगेशन यानी टिल्डा, विद इन ब्रैकेट लिखोगे p डॉट q, यानी इट इज द निगेशन ऑफ द इंटायर कंपाउंड स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप कहते हो निगेशन p डॉट q, दैट इज अनदर थिंग। If you say p dot negation q, that is another thing. But if you want to negate the entire compound statement, so you have to put p dot q within bracket, and before the bracket you put negation. So negation is for the entire compound statement. Okay, tilde का प्रयोग करते हैं negation के लिए। उसी तरह से disjunction और के लिए जो जिस सिंबल का प्रयोग किया जाता है उसको वी, वेज कहते हैं। वी, जिसको वी हम लोग कह देते हैं, दैट इज द सिंबल फॉर वेज। वेज का मतलब होता है डिसजंक्शन के लिए प्रयोग होता है ये सिंबल, यानी पी और क्यू, पी और क्यू के लिए, पी और क्यू के बीच में वी, वेज का प्रयोग करते हैं, तो पी वेज क्यू, तो ये एक डिसजंक्टिव स्टेटमेंट होगा। और अगर वो और कंपाउंड, बड़ा सा कंपाउंड स्टेटमेंट हो, मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेटमेंट हो, तो अकॉर्डिंगली कि उस स्टेटमेंट के मीनिंग को और स्पष्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे पंक्चुएशन, जैसे पंक्चुएशन लैंग्वेज में प्रयोग होता है, उसी तरह से यहाँ पर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस का प्रयोग करके, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, जैसा कि इसको दूसरे टर्म्स में कहते हैं, प्रयोग करके हम किसी भी स्टेटमेंट को स्पष्ट कर सकते हैं। उसी तरह से मटेरियल इंप्लीकेशन के लिए हार्शू का प्रयोग करते हैं। हार्शू आप जानते हैं कि जो घोड़े की नाल जिसको कहते हैं, और हार्शू यहाँ पर लिख नहीं पाया, आगे है ये। हार्शू का प्रयोग इस तरह से होता है, आप ये एस्ट्रिक देख पा रहे हैं? जी सर, ये जो मैं चला रहा हूँ जी ना, सर, वो हार्शू, यू नो इट इज रिटन लाइक दिस, नॉट यस लाइक सर, दिस ना, यस, इट इज रिटन लाइक, यानी उसका जो मुंह खुला होता है वो लेफ्ट की तरफ जी, खुला होता है, उसको हार्शू कहते हैं। तो इफ देयर इज अ स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू, तो अगर इसको सिंबलाइज करना हो तो पी और क्यू के बीच में हार्शू का प्रयोग करते हैं, पी हार्शू क्यू। तो ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो, इफ देन टाइप स्टेटमेंट हो, जहां इम्प्लीकेशन रिलेशन शो किया जा रहा हो किसी दो वेरिएबल के बीच में, कि P implies Q, तो P हार्शू Q करके उसको सिंबलाइज करते हैं। So the language of symbolic logic, like all other languages, use punctuation marks, जैसा कि मैंने बताया, to disambiguate। कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए
पी डॉट क्यू हार शू क्यू आर पी, अगर मान लीजिए ऐसे हम कुछ लिख दें और बीच में कुछ न लिखें, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई भी इवन मैथमेटिकल इस तरह का अगर आपको डेरिवेशन करना हो, तो अगर मान लीजिए लिखें 2+2 × 3 - 4, अगर हम उसमें ब्रैकेट ना लगाएं तो बहुत स्पष्ट नहीं होता। और अगर किसी को पता ना हो कि किसको कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये दिक्कत आती है। तो लेकिन अगर आप ब्रैकेट लगा दो तो दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो जैसे ब्रैकेट का प्रयोग इवन मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए होता है, उसको स्पष्ट करने के लिए किसी भी डेरिवेशन को मैथमेटिकल, उसी प्रकार से लॉजिक में भी स्टेटमेंट्स के लिए पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स एंड ब्रेसेस का प्रयोग होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके, और फिर आता है कि ये जो हम लोगों ने जो डिफरेंट कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जब हम किसी स्टेटमेंट को कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेट अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट हो, तो इसकी ट्रुथ जो इसका जो ट्रुथ वैल्यू होगा, तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जो कि आप देख पा रहे हो कि ट्रुथ टेबल में। तो अगर मान लीजिए कि एक पॉसिबिलिटी है कि या तो ट्रू होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फॉल्स होगा, इसमें कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मान लीजिए पी ट्रू है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये, तो इसका जब निगेशन पी होगा तो ये फॉल्स होगा। If P is false, then negation P would be true. These are the two possibilities of P being true or false. Okay, इसकी ट्रूथ वैल्यू है ये। तो अगर दोनों पॉसिबिलिटी में अगर ये ट्रू हो P, तो इसका निगेशन P फॉल्स होगा, और ये अगर फॉल्स हो तो ये ट्रू होगा। इस तरह से ये जो टिल्डा है, टिल्डा P, यानी निगेशन का जो अर्थ होता है, वो इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर कोई डिसजंक्टिव स्टेटमेंट हो P, और जिसमें दो वेरिएबल हो P और Q, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी ट्रूथ या फॉल्सिटी की? इसकी 4 हो जाएंगी। इसका एक फार्मूला होता है कि जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो उसके लिए जो ट्रूथ वैल्यू की पॉसिबिलिटी 2 होती है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, तो 2⁻², यानी उसकी ट्रूथ फॉल्सिटी की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी ट्रूथ टेबल में? 2⁻², उसका मतलब होता है 4। ओके, 2 × 2 यानी 4 पॉसिबिलिटी। तो जब भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल टेक्निक में, तो ये 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, या इसको देखेंगे पहली पॉसिबिलिटी दोनों ट्रू होंगे, या एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, और एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, या एक फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि बोथ वेरिएबल्स आर फॉल्स ना। इफ दिस इज द केस, ये P और Q, तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी इस कंपाउंड स्टेटमेंट डिसजंक्टिव स्टेटमेंट है, तो P और Q, तो ये ट्रू कब होगा? आप देखोगे कि इसमें जो पॉसिबिलिटी है कि इफ एट लीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल इज ट्रू, जी, P or Q is true if at least one of the variable is true, otherwise it will be false. If both the variables are false, like in the fourth possibility, then this P or Q would be false ना। जी, तो ये इसका मीनिंग हुआ P or Q का। उसी तरह से आप देखोगे P डॉट Q का, P डॉट Q की भी 4 पॉसिबिलिटी ऐसे बनी, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, जो कि ट्रूथ टेबल में दिखाया जा रहा है 1 2 3 4 करके। ये कब ट्रू होता है? आप देखोगे कि दिस इज ट्रू ओनली इन वन, जी, व्हेन बोथ द वेरिएबल्स आर ट्रू। उनकी जो ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू होगी,
बोथ वेरिएबल्स की, या और बड़ा कंपाउंड स्टेटमेंट हो, यानी जितने भी वेरिएबल हो कंपाउंड स्टेटमेंट अगर सभी के सभी ट्रू होंगे तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होता है. So P dot Q is true if and only if both the conjuncts are true. If all the conjuncts are true, then only P dot Q form of statement would be true. Okay, otherwise it will be false. If one of them is false, it has to be false. Okay, जी तो ये सिंबॉलिक लॉजिक आपने हमको लगता है पढ़ा ही होगा. तो आप इसके आगे देख सकते हो. जस्ट मैं क्योंकि मुझे बताना था और तो ये फिर से एक बार रिफ्रेश ही हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा, तो बिल्कुल आपके सामने रख रहा हूं. तो पी हार्शू क्यू इफ देन स्टेटमेंट या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो वेरिएबल के बीच में हार्शू रखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हार्शू, तो ये कब के इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है. ट्रुथ वैल्यू का मतलब है कि पी हार्शो क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा. तो ये देखें आप इस यहाँ पर फिर अगेन आप देखेंगे पी और क्यू दो ही वेरिएबल हैं इसमें, तो इसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो रही हैं. तो आप देखोगे कि इसकी ट्रुथ कंडीशन है, इसकी ट्रुथ कंडीशन इस स्टेटमेंट की होती है कि इट इज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स. जी तो इसकी एक जो ट्रुथ कंडीशन है कि इट इज फॉल्स ओनली व्हेन ना द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, then it is false. Like in possibility number 2, this is true, this is false, and it is false. Okay. In all other cases, it is true. Supposing both of them are false, then again this implication will hold. Okay. तो इम्प्लीकेशन या पी हार्शू क्यू जो मटेरियल इम्प्लीकेशन है, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म अगर वो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, एक इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट है जिसमें दो वेरिएबल हार्शू से जुड़े हुए हों, से एक्सप्रेस्ड हो, तो उसकी ट्रुथ कंडीशन क्या होगी. इट इज फॉल्स ओनली व्हेन, this is the only thing that you have to remember, when the antecedent is true and the consequent is false, it is false, otherwise it is true in all other possibilities. उसी तरह से यहाँ पर मैंने इक्विवेलेंस नहीं लिखा है, लेकिन मान लीजिए इक्विवेलेंस के लिए जैसे मैंने बताया ना, हार्शू की जगह 3 पैरेलल बार हो. ओके, तो उसको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहते हैं. उसका भी प्रयोग होता है जिसको इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट कहते हैं. इसको इफ देन कहते हैं, उसको इफ एंड ओनली इफ कहते हैं. इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट फॉर्म वो होता है जहां पर मान लीजिए दो वेरिएबल उसमें हो पी और 3 पैरेलल लाइन इक्विवेलेंट क्यू. तो इसका मतलब हुआ कि जब दोनों की ट्रुथ वैल्यू बराबर हो, सेम होगी, या तो दोनों ट्रू हो, सेम हो, या दोनों फॉल्स हो, तो ही ये होल्ड करेगा, ये ट्रूथ ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा. अगर दोनों के ट्रूथ वैल्यू अलग अलग होंगे तो ये इक्विवेलेंट होल्ड नहीं करेगा. तो आप देखेंगे पढ़े होंगे आगे चल के कि इसमें द रूल ऑफ रिप्लेसमेंट जो होता है उसमें 10 रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट, उसमें इक्विवेलेंस का साइन होता है, यानी तो इक्विवेलेंस साइन से एक्सप्रेस करते हैं जिसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है जैसे, तो उसके इक्विवेलेंस साइन का प्रयोग होता है जहां पर दोनों तरफ के वैल्यू बराबर होने चाहिए, या तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स होगा. ओके. उसी तरह से आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ट्रुथ टेबल जैसे कंस्ट्रक्ट करना हो और जहां पर दो ही वेरिएबल हो पी और क्यू, तो आप देखोगे कि इसकी 4 पॉसिबिलिटी हो रही है, 2 to the power 2. ओके. अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल होते पी क्यू आर, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाती है उधर? 8. अगर पी क्यू आर एस हो जाता तो 16 सर. 16 ना, यानी उसमें 2 पॉसिबिलिटी ट्रूथ फॉल्सिटी टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 to the power n. फार्मूला लगता है n मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स,
तो उससे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी ट्रुथ टेबल में, ट्रुथ और फॉल्सिटी की, वो यहाँ पर देखा। लेकिन ट्रुथ टेबल की अपनी एक लिमिटेशन भी होती है। जैसे जी मान सर। लीजिए 2 3 4 वेरिएबल तक या 5 वेरिएबल तक, तो किसी भी ट्रुथ टेबल आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया ना, और उसके बाद जो स्टेटमेंट फॉर्म कोई वैलिड है कि नहीं है, तो अगर मान लीजिए 4 तक वेरिएबल हो तो आसानी से हो जाता है। अदरवाइज अगर वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे तो ट्रुथ टेबल टेक्निक जो है उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। जी तो स्मॉल आर्गुमेंट्स के लिए जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो, कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म हो, उसकी ट्रुथ या फॉल्सिटी चेक करने के लिए ट्रुथ टेबल का प्रयोग होता है। तो उसके लिए तो ट्रुथ टेबल ठीक है 4 वेरिएबल तक, 5 वेरिएबल तक, लेकिन अगर वो बढ़ता चला जाएगा तो ट्रुथ टेबल की अपनी एक लिमिटेशन है, तो इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, कीप ऑन गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो ये होता है। उसी प्रकार से इतनी बातें अगर आप समझ गए कि किस प्रकार से किसी भी आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट अगर होगा या कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म होगा, अभी तो आर्गुमेंट की बात हम नहीं कर रहे, स्टेटमेंट फॉर्म होगा जो या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट कितना कंपाउंडेड है वो तो डिपेंड करता है ना। 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है, या कितने नोटेशंस हैं वो, उसका जो मेन जो नोटेशन है किसी भी स्टेटमेंट फॉर्म का वो क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और ट्रूथ टेबल टेक्निक से हम लोग ये भी देख सकते हैं उसमें ट्रूथ वैल्यू रख के, वेरिएबल्स के ट्रूथ वैल्यू, मान लीजिए पहले बात, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस होंगी लॉजिक में। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो, ओके, जिसमें 3 या 4 वेरिएबल हो, और आपको मान लीजिए किसी वेरिएबल की ट्रूथ वैल्यू बता दी जाए। जैसे मान लीजिए PQRS, ये 4 वेरिएबल हो, जिसमें सभी मान लीजिए PQ ट्रू हो और RS फॉल्स हो, तो आपको बताना हो कि ये जो स्टेटमेंट फॉर्म है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप उसकी ट्रूथ वैल्यू रख के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपको ये पता हो, ये जो भी स्टेटमेंट फॉर्म्स हम लोगों ने चेक किया, P.Q इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द variables are true, P also Q is true if and only if is false if the antecedent is true and the consequent is false. Similarly, जो अभी आपने हम लोगों ने देखा, उसका प्रयोग करके आप किसी भी स्टेटमेंट फॉर्म को, जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म है, उस अगर मान लीजिए ट्रूथ वैल्यू गिवन हो किसी भी वेरिएबल का, जो भी वेरिएबल्स उसमें दिए गए हैं, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू निकाला जा सकता है कि वो स्टेटमेंट फॉर्म ट्रू है या फॉल्स है। ऐसा अक्सर आप एक्सरसाइज में आपने किया होगा सिंबॉलिक लॉजिक पढ़ते वक्त। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेटमेंट, मेनली 3 प्रकार के स्टेटमेंट फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट जो अपनी सारी पॉसिबिलिटीज में ट्रू हो, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म हो जिसका जो सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस में, जितने भी सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस है, अगर उन सभी में वो ट्रू हो तो उसको कहते हैं टॉटोलॉजी। ओके, यू नो टॉटोलॉजी जी सर। उद्धव? जी सर। टोटोलॉजी वो होता है विच इज ट्रू, विच इज इधर स्टेटमेंट फॉर्म जिस जो सारे इंस्टेंसेस में जो ट्रू हो। जैसे मान लीजिए मैं कहूं P हार्सो Q, P हार्सो Q, नो P हार्सो P, ओके, P हार्सो P। अगर मान लीजिए P हार्सो P क्या होगा, अगर इसका ट्रूथ टेबल आप बनाओ P हार्सो P का, तो क्या बनेगा? सर ट्रू और ट्रू। ट्रू और ट्रू, जी यानी जितने इंस्टेंसेस में ये ट्रू हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, को क्या हो जाएगा? ट्रू। टोटोलॉजी हो। जी P also Q is a tautology, and one, but the statement form with only false substitution instances is self contradictory. जी इसका मतलब होता है कि जो सारी पॉसिबिलिटीज में जो इसके इंस्टेंसेस हो, स्टेटमेंट फॉर्म ऐसा हो जो सारी पॉसिबिलिटीज में इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स अगर आता है,
तो उसको हम कहेंगे इट इज अ सेल्फ कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट ना. जैसे P डॉट negation P, जी P dot negation P, either it is P or not P, either P dot not and not P ना. जी जी P dot not P or P dot not P, ये एक ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म होगा जो कि फॉल्स होगा, फॉल्स ही होगा. फॉल्स ही होगा ना. क्योंकि कंजंक्टिव स्टेटमेंट में अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी तो वो तो फॉल्स हो नहीं है. तो P डॉट निगेशन P एक ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म होगा जो कि सेल्फ कंट्रोडिक्टरी होगा ना. जी उसी प्रकार से द स्टेटमेंट फॉर्म विथ एट लीस्ट वन ट्रू and one false substitution instances is contingent statement form. जो तीसरा स्टेटमेंट फॉर्म हो सकता है वह है contingent statement form. ओके, contingent statement क्या होता है? जो किसी पॉसिबिलिटी में जो सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस में ट्रू हो, किसी में फॉल्स हो, दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन हो, तो उसको हम कहेंगे ये contingent statement form है. ओके, जी उसी तरह से जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म का डिबेट ना. जी तो उसमें जैसे डेकार्ट्स ने कहा था कि एक जो नेसेसरी स्टेटमेंट है वो क्या होता है. यानी दो प्रकार के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, नेसेसरी स्टेटमेंट एंड कॉन्टिंजेंट स्टेटमेंट. उन्होंने भी बात की थी इस चीज की ना. जैसे आप बता सकते हैं नेसेसरी स्टेटमेंट, व्हाट इज नेसेसरी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स? Sir, statements of mathematics and geometry, which are necessarily true. Give me an example of necessary statement. Sir, like sum of all angles of a triangle is equals to 180 degrees. This will be necessarily true. Why this is necessarily true? Because, sir, the very definition of a triangle means that Is like that. yes, sir. So If basically, the subject, जी उसका बल्कि और सिंप्लीफाई अगर कर दो कि देयर इज अ स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्टेटमेंट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का रिलेशन अगर इस प्रकार का हो कि प्रेडिकेट में हम सब्जेक्ट की डिफिनिशनल प्रॉपर्टी रखें, जी इसेंशियल प्रॉपर्टी रखें ना. तो जैसे ट्राइंगल इज अ फिगर जिसके which is bounded by three straight lines, okay, and the interior sum of its three angles is equivalent to two right angles. ये जो बातें प्रेडिकेट में कही जा रही हैं, दिस इज द डिफिनिशनल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. जी ट्राइंगल सब्जेक्ट है और जो बातें कही जा रही हैं ट्राइंगल के बारे में वो ट्राइंगल की डिफिनिशनल प्रॉपर्टी है. ओके, तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो नेसेसरी स्टेटमेंट होगा. यहाँ नेसेसिटी इन्वॉल्व है ना. और कंटिंजेंट स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या होगा? जैसे मैं कहूं कि ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. जी ओके, तो ट्राइंगल नीड नॉट बी, ऑल द ट्राइंगल्स नीड नॉट बी राइट एंगल ट्राइंगल ना. जी बहुत प्रकार के ट्राइंगल्स हो सकते हैं. इफ आई से ट्राइंगल इज अ right angle triangle, this is a true statement, but this is a contingent statement. This is not necessarily true for all triangles na? जी Mobiles are black in color, this is true, okay, but this is what type of a statement? Contingent statement content. na. This is not a necessary statement about mobile. पर मोबाइल की अगर डिफिनिशनल प्रॉपर्टी आप किसी स्टेटमेंट में रखते हो तो वो एक नेसेसरी स्टेटमेंट होगा. और नेसेसरी स्टेटमेंट होगा तो वो नॉन कॉन्ट्रोडिक्टरी होगा. ओके, अगर आप इसको ना मानो, डेकार्ट्स ने कहा था ना, इफ यू डिनाई द नेसेसरी स्टेटमेंट इट विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रडिक्शन. You can never say that this is this but not this. Okay, you can never say this. If you cannot say, इसका मतलब है कि it is non-contradictory ना. It is true always, true in all its instances,
तो यहां पर अगर इसका प्रयोग किया जाए तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ टॉटोलॉजी, मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे उन्होंने कहा कि गॉड इज अ परफेक्ट बीइंग। ओके, गॉड इज अ परफेक्ट बीइंग, कि perfection is the essential property of God. Supposing somebody, God is a necessary being, God is a perfect being. तो perfection अगर God की necessary quality है, या जैसे मैं कहूँ God exists, this is a necessary statement. This is not a contingent statement, because by definition God has to exist. इस पर एक डिबेट भी है ना वेस्टर्न फिलॉसफी में। तो some people who say that God is perfect being, perfection means he has to exist even. Existence is a quality, existence is an attribute, according to some. इसको रसेल ने चैलेंज किया था, बर्टन रसेल ने कहा कि एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रेडिकेट। उस पर उन्होंने एक लॉन्ग एसे लिखा, और जिसके बेसिस पर उन्होंने ये जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट था उसको डिनाई किया। बताइए, इट्स अ वेरी वेरी वीक आर्गुमेंट, द ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, कि गॉड बाय डेफिनेशन एग्जिस्ट। ओके, सो एग्जिस्टेंस इज नॉट अ नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। जैसे उन्होंने कहा कि काउ एग्जिस्ट, ये जो स्टेटमेंट है, ये यहाँ एग्जिस्टेंस कोई एट्रीब्यूट नहीं होता ना। जैसे मैं कहूँ कि काउ इज रेड इन कलर, तो दिस इज बीइंग रेड इन कलर मे बी एन एट्रीब्यूट ऑफ काउ ना। किसी गाय का एक विशिष्ट गुण हो सकता है कि कुछ गायें लाल रंग की होती है, कुछ भूरे रंग की होती है, कुछ सफेद होती है। तो ये सब क्या है, कॉन्टिंजेंट प्रॉपर्टी है काउ की। लेकिन एग्जिस्टेंस एक नेसेसरी एट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, ये एट्रीब्यूट ही नहीं हो सकता। कोई चीज है या नहीं है, एग्जिस्टेंस का मतलब सिर्फ इतना होता है। इस प्रकार का एक आर्टिकल लिखते हुए, एक बहुत ही फेमस आर्टिकल लिखा था बर्टन रसेल ने, जिसके बेसिस पर उन्होंने इस आर्गुमेंट में एग्जिस्टेंस, गॉड एग्जिस्ट या एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, इसको डिनाई किया था। ये अगर आपने ना पढ़ा हो तो इसको पढ़ भी सकते हैं। इस वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट which existed in western context ना, regarding the proof for the existence of God। तो यहाँ पर ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए जब आप फिलॉसफी में कोई भी आर्गुमेंट पुट अप करोगे। these terms I think you should know. It is a tautologous statement. Tautology is a statement form which is true in all its substitution instances. Okay, जैसा कि ट्रूथ टेबल में बना के दे सकते हो, P हार्सू P is a tautology, tautological statement forms. Similarly, the self contradiction, जो कि सारे substitution instances में false हो, P dot not P. Similarly, यहाँ पर ये जो contingent होगा ये होगा P or not P. Okay, P or not P क्या होगा? Sir, it does not need to be ये तो contradictory. tautology हो जाएगा ना। P or not P is again a tautology ना। जी P or not P, जैसे मान लो रख दो, तो जी क्या tautology नहीं होगा? जी sir, because it will always be true. It will always be true. तो again एक tautology हो गया P or not P। तो what is the example for this one? कौन सा statement बताओ आप जो contingent होगा? Contingent तो sir जो P horseshoe Q जो है ये contingent statement है। हाँ, P horseshoe Q हुआ, even P dot Q, हाँ, P dot P Q dot Q is also Q भी contingent। contingent होगा ना। जी ये सब जितने और स्टेटमेंट्स होंगे, कोई भी स्टेटमेंट होगा, अगर वो टॉटोलॉजी या सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं है, ऑल रिमेनिंग स्टेटमेंट्स विल बी कंटीजेंट ना। जी जैसे पी आर क्यू, पी डॉट क्यू, पी आर चो क्यू, निगेशन पी डॉट क्यू, जिसमें दो वेरिएबल होंगे, सभी क्या होंगे? सभी कंटीजेंट स्टेटमेंट फॉर्म्स होंगे। तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टॉटोलॉजी। तो पी और नॉट पी, पी वेज नॉट पी, ये जो होगा एक टॉटोलॉजी होगा। P dot not P, ये contradictory statement होगा। और all other statement form apart from these two, they will be contingent statement forms ना।
जी तो ये पता होना चाहिए। और इक्विवेलेंस के लिए मैंने पहले ही बता दिया, इफ एंड ओनली इफ, या बहुत सारे ऐसे जैसे डबल नेगेशन है, जैसे डबल नेगेशन है ये इक्विवेलेंस। डबल नेगेशन आपने जो 10 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फॉर्म्स के बारे में अगर पढ़ा हो आगे आपने कभी, तो आप देखोगे कि जैसे डबल नेगेशन, प्रिंसिपल ऑफ जी डबल नेगेशन क्या होता है? P एंड is equivalent to, डबल is नेगेशन ऑफ equivalent पी। डबल नेगेशन P जी ना, एक तरफ P एक तरफ डबल नेगेशन P, जी सर। नेगेशन ऑफ द नेगेशन ऑफ P। ओके, जी यहाँ पर दोनों इक्विवेलेंट होंगे, तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है इफ एंड ओनली इफ ना। तो ये क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ इट होल्ड्स, जहां पर या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो ना, जी they are said to be materially equivalent. The three bar sign symbolizes this if and only if in English. So De Morgan theorems are examples of important equivalences, as are the principle of double negation and definition of material implication. Okay, तो ये सब क्या होते हैं? एक ऐसे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फॉर्म्स होते हैं। ओके, देन द थ्री लॉज ऑफ थॉट की बात आती है। जैसे आपने पढ़ा ना, tautology, self-contradiction and contingent statement forms, वो important है। और three laws of thought, the three laws of thought, the principles of identity, non-contradiction and excluded middle are important principles, and they do not occupy any primary or central place in logic. However, the principle of identity किस प्रकार का स्टेटमेंट होता है? ये स्टेटमेंट, if a statement is true then it is true, if a statement is true then it is true। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जहां, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, इज ट्रू इफ ट्रू। ओके, जी ये समझ गए कि नहीं? जी इसी सर। तरह से प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्रडिक्शन क्या होता है कि थॉट में लॉजिकली किसी भी थॉट को प्रेजेंट करने के लिए आपके ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ थॉट होते हैं, लॉज ऑफ थॉट जिसको कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्रडिक्शन क्या था? नो स्टेटमेंट कैन बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर। जी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो दोनों हो, ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो ना, एट द सेम टाइम इन वन ब्रेथ both can not be true and false together ना। जैसे मैं कहूं मोबाइल इज ब्लैक एंड नॉन ब्लैक एज वेल, बोथ ब्लैक एंड नॉन ब्लैक, दिस कैन नेवर बी, ये हो ही नहीं सकता। ओके, जी ये कभी नहीं होगा कि कोई मोबाइल ब्लैक भी हो नॉन ब्लैक भी हो। तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्रडिक्शन होते हैं। इससे क्या होता है? बचना होता है। ओके, कंट्रडिक्शन से बचना होता है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्रडिक्शन। यानी थॉट लॉजिकल अगर होगा तो उसमें इन सब चीजों से बचना होता है, जिसको कहते हैं पी डॉट नॉट पी। पी डॉट नॉट पी ये कंट्रडिक्शन हुआ ना। नो स्टेटमेंट कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्रडिक्शन। Similarly, the principle of excluded middle, every statement is either true or false। कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, अगर वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है तो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसमें कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जी देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। अगर वो एक्सक्लूडेड एक्सक्लूजन है उसमें कि या तो ये होगा या वो होगा, दोनों नहीं होगा, इस प्रकार का अगर कोई स्टेटमेंट हो तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। These are the three fundamental laws of thought that one must remember while putting an argument। जब भी मान लीजिए कि थीसिस आप डेवलप कर रहे हो, कोई भी आर्गुमेंट पुट अप कर रहे हो, these fundamental laws of thought you must keep in mind। इससे क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है और इनकंसिस्टेंसी से बचना होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका कोई भी आर्गुमेंट फॉर्म इनकोहेरेंट हो जाए,
इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो इसके लिए लॉज ऑफ थॉट या लॉजिक में जो इनकी बात होती है, उन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिसर्चर, फॉर एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ फॉर्मल स्टडी, ना, किसी भी टाइप के रिसर्च स्टडी में ये दीज आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ थॉट दैट वन मस्ट कीप इन माइंड, ना। जी सो सर। ये जो बातें आज मैं आपको बता रहा था कि दो दे आर वेरी सिंपल, very fundamental, very elementary, but they have to be kept in mind, particularly for those who are engaged in any academic activity. चाहे आप रिसर्चर हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप एक साइंटिस्ट हो, ओके, कोई इन्वेस्टिगेटर हो, तो ये जो फंडामेंटल लॉज हैं लॉजिक के, वन मस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड। और जो सिंबॉलिक लॉजिक, आज मैंने एक इंट्रोडक्टरी बातें बताई कि सिंबॉलिक लॉजिक बड़ा यूजफुल है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंबॉलिक लॉजिक का सिंबल्स का प्रयोग, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में भी आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, देन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, ना, एब्स्ट्रैक्शन वहां भी है। फिर आप देखेंगे अलजेब्रा, जी अलजेब्रा में भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां भी वेरिएबल्स का प्रयोग होता है अलजेब्रा में भी। लेट इट बी ए, लेट दैट बी बी, तो व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द टू, यानी बहुत सारे इवन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के मेथड से भी सॉल्व किया जाता है। और ज्योमेट्रिकल टूल्स भी मैथमेटिक्स में है, और वहां भी एब्स्ट्रैक्शन है। जो कोई भी फिनोमेना है उसका एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ज्योमेट्री में भी बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं। उसी तरह से जब ये लॉजिक में भी जो आर्गुमेंट होते हैं वो कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट अगर हो, तो सिंबॉलिक लॉजिक का प्रयोग करके आप जो उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो उसका फॉर्म है, उसको चेक कर सकते हैं। और जो लॉजिक के जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉजिक के जो रूल्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी आर्गुमेंट, एक लंबा आर्गुमेंट, एक कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये कोहेरेंट है, कंसिस्टेंट है, कहीं इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, उसमें क्या लॉजिकल पैटर्न अडॉप्ट किया गया है, किस प्रकार का आर्गुमेंट यूज किया गया है। तो सिंबॉलिक लॉजिक इज वेरी यूजफुल टूल ना, जहां पर सिंबल्स का प्रयोग करके, नोटेशंस का प्रयोग करके, रूल्स ऑफ लॉजिक का प्रयोग करके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स को हम सिंप्लीफाई करते हुए उसको देख सकते हैं। whether any statement form, any paraphrase, or any argument which is very complex in nature, कि वो लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं। ओके, इसके लिए सिंबल्स का और सिंबॉलिक लॉजिक में, मॉडर्न लॉजिक में आप आगे चल के और देखोगे कि इवन जैसे कंप्यूटेशनल लॉजिक की भी बात आती है, इवन जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, या जो डिजिटाइजेशन होता है, इसके पहले डिजिटल लॉजिक का प्रयोग होता है, कंप्यूटेशनल लॉजिक का प्रयोग होता है, इवन मैथमेटिक्स में भी लॉजिक का प्रयोग होता है, जिसको मैथमेटिकल लॉजिक कहते हैं। जो इवन साइंसेस में भी भले ही हम इंडक्टिव मेथड्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक टेस्टिंग के लिए वहां भी आर्गुमेंट्स किए जाते हैं, और कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होते हैं, और बड़ा इन डेप्थ साइंटिफिक स्टडी होती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जब भी करते हैं, तो वहां भी चीजों को बड़े ही लॉजिकली, बड़े ही एनालिटिकली हम उसमें भी एक आर्गुमेंट देखते हैं कि एक कोहेरेंट, कंसिस्टेंट आर्गुमेंट है कि नहीं। तो इसके लिए ये सारे जो मॉडर्न टूल्स हैं, दे आर वेरी यूजफुल। ओके, तो आज हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे उद्धव, और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कशन करेंगे ट्रूथ टेबल मेथड एंड हाउ ट्रूथ टेबल्स आर यूज्ड to test the validity of some simple arguments, na?
not Okay, so complex arguments के लिए truth table technique है, and it is given in the syllabus. That is why I am taking up. Otherwise, I could have left those things. So next time we shall discuss on the truth table technique.